हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मोशन एक्सप्लेन GSCB BADC। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट सोशल साइंस स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 9 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ रीजनेबल कंट्रोल एंड लिमिटेशंस। अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम लैंग्वेज चेंज करें तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल। सवाल पूछा जा रहा है कि किसी भी वजह से किसी भी इंसान के ऊपर एक नियंत्रण लगाया जाता है, उसके जो अधिकार हैं, उसके पास जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको जो कोर्ट है वो किस तरीके से पाबंदियां लगाती हैं कुछ अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए, क्यों लगाती हैं, ये हम इस क्वेश्चन में हम जानेंगे। सो आंसर, the term reasonable restriction and the control are used in the context of fundamental rights। ये जो आपका जो reasonable restrictions है और जो limitations है या restrictions कह लो या control कह लो, तो ये fundamental rights को protect करने के लिए उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ये बनाया है। क्या है, चलिए हम डीप में जानते हैं। सबसे पहला जो है the right। The rights are not absolute and the state has power to impose reasonable restrictions on the exercise of the right by the citizen। अब जिसे हमने पहले इस पे जाना कि किसी के पास भी पावर नहीं है कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उनके ऊपर किसी भी तरीके की पाबंदी लगाए, लेकिन संविधान में ये चीज़ भी दी हुई है कि कुछ हालातों के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो अपने राज्य के नागरिकों पे कुछ हद तक कुछ अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए कुछ वक्त के लिए उसको रोक सकती है। सो राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, और ये अधिकार जो है ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे राज्य सरकार, स्टेट हैज़ पावर टू इम्पोज रीजनेबल, यहाँ पे राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो देश के नागरिकों के ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगा सकती हैं अपने कुछ अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए। किस तरीके से, चले जानते हैं। यहाँ पे जो पहला जो बात करी गई है वो है हमारा द राइट टू फ्रीडम इज कंडीशन बाय अ नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस फॉर द प्रिजर्वेशन। अब यहाँ पे राइट टू फ्रीडम के जैसे अभी हमने जाना, राइट टू फ्रीडम के तहत हम इंडिया में कहीं पर भी मूव हो सकते हैं, कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, कहीं पर भी हम सभा कर सकते हैं, किसी भी हम संगठन बना सकते हैं, किसी भी तरीके की हम एक असेंबली या नंबर ऑफ ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये कर तो सकते हैं पर लेकिन इनमें भी कुछ कंडीशंस लगाई हुई, शर्तें लगाई हुई हैं, और ये शर्तें इसके लगाई हुई हैं कि ताकि सभी लोगों की जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और हमारी देश की जो यूनिटी है उसको मेंटेन किया जाए, ताकि उस पर्टिकुलर राज्य एरिया के कानून व्यवस्था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को मेंटेन बरकरार रखा जाए, और एक फ्रेंडली रिलेशन विद द अदर कंट्रीज, एक दूसरे देशों के साथ में एक दोस्ताना रिश्ता बनाया जाए, टू प्रिवेंट द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ताकि लोग कानूनों का उल्लंघन ना करें, कोर्ट का उल्लंघन ना करें, डिफेमेशन, किसी को भी बदनाम ना करें, एंड इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे समाज के अंदर किसी भी तरीके की एक नफरत फैले और वो नफरत एक झगड़े का रूप ले ले। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर द अबव पर्पस। अब संविधान जो है ये राज्य सरकार को ये अधिकार देता है कि अभी तक हमने जो भी जाना अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, द डिफेमेशंस, कोई किसी को क्रिटिसाइज़ ना करे, कोई किसी भी ऐसा काम ना करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रूप में हमारे देश की बदनामी हो, कानून व्यवस्था बिगड़े या ऐसा कुछ काम, तो जो पर्सन ऐसा कर रहा होगा उसके ऊपर उसके पास से जो राइट टू फ्रीडम वो कुछ शर्तों के साथ में छीन लिया जाएगा। हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नाउ द सिटीजन हैव फ्रीडम टू असेंबल। ठीक है, जैसे कि हर नागरिक के पास अधिकार है कि वो एक संगठन बना सकता है, संघ कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, पब्लिक मीटिंग कर सकता है। द रिस्ट्रिक्शन आर पीसफुल असेंबली, वो एक शर्त पे कर सकता है कि वो शांति रूप से कोई भी सभा करे, पीसफुल मीटिंग करे, बिना किसी भी तरीके के हथियारों का या ऐसे हथियार जो किसी की जान ले सकते हैं, किसी को फिजिकली हर्ट कर सकते हैं। द पुलिस अथॉरिटी मे नॉट अलाउ अ पब्लिक मीटिंग इफ द सेम इज लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम ऑफ मीटिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये पुलिस की जिम्मेदारी है
कि वो इस तरह की किसी भी मीटिंग को वो होने ना दें, इस तरह की किसी भी असेंबली को वो होने ना दें जिस असेंबली की वजह से कानून व्यवस्था खराब हो। Next, the association and the organization and the union function within the purview of law. अगर कोई संगठन है, कोई संस्था है, कोई संस्था है, कोई ग्रुप है, वो ध्यान रखें कि वो कानून के तहत ही सारा काम करें। The state and the government has power to lay down qualification to practice certain profession like medicine, law and accounting. This right does not give license to undertake illegal profession. राज्य सरकार और या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे पढ़ाई की व्यवस्था करे जिसमें लोग जो हैं वो मेडिसिन की पढ़ाई कर सकें, लॉ की पढ़ाई कर सकें, हिसाब किताब अकाउंटिंग की पढ़ाई कर सकें। लेकिन इस अधिकार का ये मतलब नहीं है कि ये जो सरकार जो प्रैक्टिस करने की जो क्वालिफ़िकेशन जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है इनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए और जो हमारी यूथ है, जो हमारी सरकार है, उनके सिस्टम में प्रॉब्लम लाई जाए। जैसे मेडिसिन, अगर मेडिसिन की नॉलेज है तो इंसान लोगों की बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मेडिसिन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके वो नशे की चीज़ भी बना सकता है। तो दवा बनाना तो एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन नशे की चीज़ जिससे हमारी नौजवान जो हमारी पीढ़ी है वो बर्बाद हो। लॉ अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये गरीब को बचाता भी है, लेकिन अमीर के जब गलत काम करते हैं, जो पावरफुल पर्सन गलत काम करते हैं तो अमीर लोग इन्हीं कानून व्यवस्था का इस्तेमाल करके अपने आप को ना बचा ले जाते हैं। अकाउंटिंग का इस्तेमाल चलिए हिसाब किताब के लिए, हर बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आना चाहिए, पर लेकिन जो अक्लमंद इंसान जो पढ़े लिखे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इन्हीं अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके वो ब्लैक मनी जनरेट करते हैं। सो इस तरीके से सरकार ने ये चीज़ को ध्यान रखते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का फॉर्मेशन किया ताकि हम हमारे देश, हमारे राज्य और उनके नागरिकों को दूसरे नागरिकों से, ऐसे नागरिकों से बचा सकें जो इन अधिकारों का इस्तेमाल कर कर समाज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, समाज का शोषण कर रहे हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट बर्बाद कर रहे हैं। सो दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।